सीरियल। नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजरें बनी रहेंगी। तो 5 तस्वीरें आप देख लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बात स्वतंत्रता दिवस की। इस बार कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश में आजादी का जश्न कैसे मनाया जाएगा, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरी खबर में हम बात करेंगे लंबे लॉकडाउन के कारण कैसे अर्थव्यवस्था ने मध्य प्रदेश सरकार की कमर तोड़ दी। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां बीजेपी विधायक के साथ थाने में मारपीट का मामला सामने आया। चौथी खबर में अनूपपुर जिले से बात करेंगे, जहां एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। पांचवी और अंतिम खबर हम आपको बताएंगे कोरोना काल में कैसे इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों की गुंडागर्दी सुर्खियां बटोर रही है। इन 5 खबरों को हम पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आजादी के पर्व की। तो इस बार आजादी के पर्व पर भी कोरोना का साया रहेगा। भोपाल में 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजधानी के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाली टुकड़ियों ने अभ्यास किया। कोरोना की वजह से इस बार स्वतंत्रता दिवस भी भव्य पैमाने पर नहीं मनाया जाएगा। देश भर की बात करें और प्रदेश की बात करें अगर, तो प्रदेश भर में सिर्फ भोपाल में ही सरकारी समारोह होगा। जी हां, भोपाल में सरकारी समारोह होगा। हालांकि यहां भी हर साल जैसी परेड नहीं होगी। सिर्फ 8 टुकड़ियों को समारोह में शिरकत करने के लिए अनुमति मिली है, वो भी परेड ना कर मैदान में ही एक जगह खड़ी रहेंगी। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सिर्फ 500 लोगों को शामिल किया जाएगा, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हर बार की तरह समारोह में शामिल हो रहे लाल परेड ग्राउंड में जो लोग हैं वो खड़े रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान जिप्सी में सवार होकर परेड का निरीक्षण करेंगे। सम्मान में 3 हर्ष फायर होंगे। परेड 16 कदम बढ़ाकर समीक्षा क्रम के बीच मैदान में खड़ी होगी। मुख्यमंत्री के भाषण के बाद परेड समाप्त होगी। अब तक स्वतंत्रता दिवस की परेड में 18 टुकड़ियां शामिल होती थीं। कोरोना संकट के कारण इस बार सिर्फ 8 दल ही समारोह में शामिल हो सकेंगे। स्काउट गाइड, एनसीसी, शौर्य दल और सेना के रिटायर्ड जवानों की टुकड़ी इस बार आयोजन में शामिल नहीं होंगी। केवल 8 दल ही समारोह में शामिल होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले और जवानों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। हर दल और जवान के बीच करीब 6 फीट की दूरी बनाकर रहेंगे। हर टुकड़ी में अब तक 45 जवान शामिल होते थे, लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए टुकड़ी में सिर्फ 28 जवान और उनके प्लाटून कमांडर मौजूद रहेंगे। तो इस बार कैसा होगा स्वतंत्रता दिवस? कोरोना काल में इस बार आपको स्वतंत्रता दिवस उतने भव्य पैमाने पर मनाते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इस बार कोरोना काल है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर बात का ध्यान रखना है। पहले 18 टुकड़ियां शामिल होती थी, लेकिन इस बार 8 टुकड़ियां ही शामिल होंगी। टीम में 45 लोग होते थे, लेकिन अब संख्या कम कर दी गई है। 45 जवान शामिल होते थे, 28 जवान शामिल होंगे। उनके प्लाटून कमांडर उसमें मौजूद रहेंगे और तमाम चीज़ों में बदलाव हुआ है। कोरोना काल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना के संक्रमण को देखते हुए वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बदला होगा इस बार 15 अगस्त जैसा भव्य हम राजधानी भोपाल में देखते थे, पूरे प्रदेश भर में मनता हुआ देखते थे, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। वैभव, बिल्कुल, कोरोना संक्रमण ने स्वतंत्रता दिवस का जो रंग है उसको फीका कर दिया है। हम देखते थे आमतौर पर जो जिला मुख्यालय होते थे वहाँ प्रभारी मंत्री जाते थे, ध्वजारोहण करते थे। राजधानी भोपाल में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परेड की सलामी लेते थे। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे, प्रदर्शनी लगाई जाती थी और बड़ा ही भव्य कार्यक्रम होता था। फिर मुख्यमंत्री का भाषण भी होता था और तमाम तरह की चीज़ें होती थी। बस सलामी भी ली जाती थी और बड़ी संख्या में जो जवान हैं वो शामिल होते थे और अपने शौर्य का प्रदर्शन करते थे। पुरस्कार भी दिए जाते थे, पदक भी दिए जाते थे। लेकिन कोरोना काल में
जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए ही किसी कार्यक्रम को आयोजित करना है। तो इस बार जिला मुख्यालय जो रहेंगे वहां पर किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने मंत्रियों से कह दिया है कि वो सार्वजनिक दौरों को निरस्त कर दे जब तक कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हो रहा है। 14 अगस्त तक की बात थी, लेकिन इसको जो मियाद होती है उसको बढ़ा दिया गया। आज फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया सुबह 9 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में। कोरोना संक्रमण के दौरान जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोतीलाल स्टेडियम पहुंचेंगे तो किस तरह की व्यवस्था रहेगी, किस तरह का फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। आमतौर पर हम देखते थे कि जो मुख्य अतिथि होते थे उनके सामने मार्च पास्ट करती हुई टुकड़ियां आगे बढ़ती थी और फिर अपने जो स्थल होता था वहां पर जाके खड़ी हो जाती थी, लेकिन इस बार मार्च पास्ट होते हुए हम नहीं देखेंगे। सलामी के बाद परेड का विसर्जन कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल कोरोना संक्रमण का जो इफेक्ट है वो 15 अगस्त पर भी पड़ा है। फीका पूरा प्रोग्राम रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित होते थे वो नहीं होंगे। टुकड़ियों की संख्या भी कम कर दी गई है। एनसीसी में जितने कैडेट्स होते थे जो परेड में शामिल होते थे उनकी संख्या में भी कमी की गई, ताकि जो जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, इसके साथ ही जो एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं उनको कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। इसलिए कोरोना को लेकर जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, सरकार अपनी ही इस गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को मनाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। तो तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और राजधानी भोपाल में सरकारी कार्यक्रम होगा। कई तरह के चेंजेस इस बार आपको दिखेंगे। 18 टुकड़ियाँ जो थी वो समारोह में शिरकत करती थी, लेकिन अब 8 टुकड़ियों को समारोह में शिरकत करने की अनुमति होगी। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सिर्फ 500 लोगों के ही शामिल होने की खबर है। इनमें भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है और यहाँ रखा भी जाएगा। और हर बार की तरह समारोह में शामिल हो रहे दल लाल परेड ग्राउंड में खड़े रहेंगे और शिवराज सिंह चौहान साहब जिप्सी में सवार होकर परेड का निरीक्षण करेंगे। सम्मान में 3 हर्ष फायर होंगे। परेड 16 कदम बढ़ाकर समीक्षा क्रम के बीच मैदान में खड़ी होगी और तमाम तरह की चीज़ें आप 15 अगस्त के दिन भी देखेंगे, लेकिन 15 अगस्त में कुछ बदलाव ज़रूर आप महसूस करेंगे। जितना भव्य हम 15 अगस्त मनाते थे उतना भव्य नहीं होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है तो लोगों को कम करना है। उतना ज़्यादा भव्य नहीं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस हर बार की तरह इस बार भी मनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आबकारी, रेत और परिवहन नीति की अगर हम बात करें तो यहाँ साफ है कि परिवहन नीति मामलों में देरी की वजह से सरकार को 4 महीने में लगभग 1900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और ऐसे में 1900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लंबे लॉकडाउन और सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था ने सरकार की कमर तोड़ दी है। बीते 6 माह में शासन को 2040 करोड़ रुपए का राजस्व कम मिला है। पिछले साल 1 अप्रैल से 30 जून 2019 के बीच शासन को 8711.78 करोड़ रुपए की राजस्व आय हुई थी। इस साल कोरोना काल में इन 3 महीनों में ये आय 4771.53 करोड़ रुपए रह गई। आपको बता दें, शिवराज सरकार ने 5 महीने में 5250 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। वहीं दिसंबर 2020 तक 14500 करोड़ रुपए का कर्ज और लिया जा सकता है। कोरोना के कारण व्यापारियों से लेकर आम आदमी पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और इसी बीच अर्थव्यवस्था ने भी सरकार की कमर तोड़ कर रख दी है। तो ऐसे में सवाल ये कि कैसे दुरुस्त होगी अर्थव्यवस्था। और चलिए एक बार फिर से वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कोरोना काल ने काफी बदलाव किए और अर्थव्यवस्था में किस तरह की गिरावट दर्ज की गई ये भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन राजस्व की बात अगर हम मध्य प्रदेश की करें वैभव, तो राजस्व हमने देखा इस बार अमूमन जो राजस्व आता था उससे काफ़ी कम आया है। हमने ये भी देखा कि जो वाइन शॉप्स हैं वहाँ से भी जो आबकारी विभाग को जो कर मिलते थे उसमें भी काफ़ी हद तक बदलाव हुए हैं। कई लोगों ने तरह तरह के आंदोलन भी किए। इस बीच हम देख रहे थे किस तरह से जो ठेकेदार हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनकी तरफ से भी जो अर्निंग्स होती थी वो हो नहीं पाई हैं इस बार। वैभव, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, करीबन इन जो 3 महीने हैं इसमें 4000 करोड़ की राजस्व नुकसान सरकार को हुआ है। पिछले साल जो 8700 करोड़ रुपए की कमाई सरकार ने की थी, वहीं जो कमाई हुआ घटकर केवल 4000 करोड़ 46 करोड़ के रुपए के लगभग। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आबकारी, रेत और परिवहन के आधार पर सरकार को 1900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जो सरकार के आय के अन्य स्रोत होते थे वहां भी सरकार को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कोरोना काल में शराब की दुकानें बंद रही, इसके चलते शराब के टेंडर की जो राशि मिलनी थी वो राशि नहीं मिल पाई। ट्रांसपोर्टर्स ने भी अभी हमने देखा था हड़ताल कर दी। उनकी मांग यही थी कि जब हमारे ट्रक चले ही नहीं है तो हम 3 महीने का ट्रांसपोर्ट का जो रोड टैक्स होता है वो क्यों चुका है। इसके साथ ही रेत को लेकर भी खसा थी उबेर उत्खनन, क्योंकि गाड़ियां बंद थी, लॉकडाउन था, जनता कर्फ्यू लगा हुआ था, तो ऐसे में रेत का खनन भी नहीं हो पाया।
और जो टेंडर फिर से इसलिए रेत के टेंडर जारी करने पड़ गए। तो अब स्पष्ट हो गया है कि सरकार के सामने राजस्व की लगातार कमी होती जा रही है। सरकार हालांकि 15,000 करोड़ रुपए तक का कर्जा इस दिसंबर तक ले सकती है, क्योंकि कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने जो कर्ज को लेकर कोई तो राज्य होता है जितना कर्ज ले सकता उसकी सीमा को इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया। तो यही कारण है कि सरकार शायद 10,000 करोड़ रुपए तक का कर्जा अभी और ले सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी भी कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। वर्तमान में सरकार के द्वारा 4 अभियान चलाकर कोरोना को रोकने की कोशिश की जा रही है। एंटीजन टेस्ट भी हो रहा है और कोरोना को लेकर प्रत्येक मरीज जब अस्पताल में भर्ती होता है, चाहे वो कोविड हेल्थ केयर सेंटर हो या फिर केवल केयर सेंटर हो, तो उस पर हजारों रुपए का खर्चा आता है। कई बार मरीज ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो बीमार होता है तो उसको ऑक्सीजन भी देना पड़ता है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा इलाज किसी भी मरीज को मिलता है, जो कि कोरोना की गाइडलाइन के तहत भी इस पर तौर पर कहा गया। तो सरकार के सामने अभी आर्थिक रूप से परेशानियां ज्यादा हैं। इस बार सरकार अपने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट भी नहीं देगी। इस बार हम नई सड़कें बनती हुई भी नहीं देखेंगे, केवल जो पुरानी सड़कें हैं उनका पेट्रोल का काम ही हो, क्योंकि सरकार के पास राजस्व की कमी हो गई है। और हालांकि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर अपने इस आर्थिक जो परेशानी है उनकी भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन लगता नहीं है कि आने वाले कुछ महीने में सरकार कुछ ऐसा कर पाएगी जिससे उसकी आर्थिक रूप से जो नुकसान हो उसकी भरपाई हो सके। बिल्कुल, लेकिन करना जरूरी होगा। कुछ ऐसे प्लान्स सोचने होंगे और उसके लिए वेबिनार्स भी अलग अलग तरह से हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, प्रयास हैं, लेकिन कैसे पूरा होगा, कैसे अर्थव्यवस्था सुधरेगी, सवाल बरकरार है। शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। बात उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के गोंडा थाने में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के पक्ष में गोंडा थाने गए इगलास विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी और एसओ गोंडा अनुज सैनी में जमकर मारपीट हुई। विधायक का आरोप है वो गोंडा थाने पहुंचे तो उनके साथ थाना अध्यक्ष ने अभद्रता की और एसओ समेत 3 दरोगा ने मारपीट शुरू कर दी। इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा एएसपी ग्रामीण को वहां से हटा दिया गया। अलीगढ़ के आईजी से भी इस संबंध में शुक्रवार तक रिपोर्ट मांगी गई। दरअसल गोंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता के साथ दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने मारपीट की थी। इस मामले में थाना अध्यक्ष गोंडा ने बीजेपी के कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस बात की जानकारी जब विधायक राजकुमार सहयोगी को हुई तो वो थाना गोंडा में बात करने पहुंच गए। विधायक गोंडा थाना पुलिस पर लगातार पैसा लेकर कार्य करने का आरोप लगाते रहे, जिसके बाद मामला तूल पकड़ा तो विधायक का आरोप है कि एसओ ने अपने साथियों के साथ मिलकर विधायक के साथ मारपीट कर दी। परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वासने, उसके बाद सलीम ने और उसके परिवार ने उसके ऊपर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पर तोड़ दिए। उनके खिलाफ एफआईआर हुई। एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी उस कार्यकर्ता के खिलाफ। उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम मिल बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने, जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं एसओ, तीनों मेरे बच्चे पड़ के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी की? ऐसा नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता और कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। मामले में लेकर विधायक जी आज जो है अपने पूरी पार्टी के साथ थाने आए थे। यहाँ पर इनकी थाना अध्यक्ष के साथ खास नहीं हुई कुछ, जिसमें ये बता रहे हैं, तो इसमें अभी इसकी जांच की जा रही है। यूं तो आम हो चला है क्राइम का बढ़ना उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में जब बात पार्टियों की हो, दलों की हो और उनके बीच मारपीट हो रही हो, तो सवाल ये है कि कौन बचेगा, कौन फंसेगा, क्योंकि पुलिस को किसी एक को तो बचाना है, किसी एक पर मामला दर्ज करना है। अब लीगली ये करें तो जिसका गुनाह है, जिसने गुनाह किया है, उस पर मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन फिल्म थोड़ी सी उलझी हुई समझ में आती है, इसे समझते हैं और जानकारी लेंगे। राजू संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे समझेंगे। पिक्चर की रील थोड़ी उलझ गई है, राजू समझाइए पहले कि मामला क्या है। पारुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जिस तरीके से देखा जाए, इगलास तहसील की बात करें, जिस तरीके से गोंडा थाने में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के मुकदमे को लेकर एसओ से मिलने पहुंचे इगलास विधायक, और एसओ व सिपाहियों में पहले तो खींचतान होती है, उसके बाद विधायक राजकुमार सहयोगी का आरोप है, प्रत्यारोप है कि दरोगा व एसओ ने
थाने के अंदर मेरे साथ मारपीट की, इतना ही नहीं और मेरे पुलिस ने कपड़े भी फाड़ दिए, विधायक जी का कहना है। और यहाँ देखा जाए मारपीट की जाए तो आम जनता के साथ योगी पुलिस के क्या कारनामे होते होंगे। पारुल, सबसे बड़ी बात तो ये होती है सत्ता पक्ष के विधायक को थाने के अंदर पीटा जाता है और उसके बाद योगी सरकार कहती है प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। वाह, क्या बात है मुख्यमंत्री जी। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करता रहता है। योगी जी, आप ही बताइए कि प्रदेश के पुलिस के मुखिया की बात करें या प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह की बात करें या आपकी टीम 11 के में जो आपकी जो महत्वपूर्ण बैठक लेते हैं, उस महत्वपूर्ण बैठक में जिस तरीके से आपके प्रमुख सचिव की बात करें, बैठक में टैबलेट से गेम खेलते हैं, आपके अधिकारी आपके सामने गेम खेल रहे हो, आपका उनकी आंखों में डर ना हो तो प्रदेश की पुलिस के कर्मचारियों के अंदर आपका क्या डर होगा। इतना ही नहीं पारुल, के विपक्ष हमेशा भगवा सरकार योगी पर आरोप लगाता रहता है और कहता है कि बेटियां सुरक्षित नहीं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, प्रदेश में जंगल राज कायम है। और योगी की पुलिस अपने ही सत्ता के विधायक को थाने के अंदर एक नहीं दो दरोगा और थानाध्यक्ष विधायक की मारपीट कर रहे हैं तो प्रदेश की तो छोड़िए, उनकी तहसील और जिला में विधायक की क्या इज्जत होगी। आप ही बताइए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विधायक राजकुमार सहयोगी के द्वारा उनके द्वारा जो हुआ उसकी तस्वीर बयां कर रही है। इतना ही नहीं पारुल, थाने के बाहर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता और सांसद अलीगढ़ एक गोंडा के जो कार्यकर्ताओं ने बाजार को बंद करा दिया और सांसद का कहना था कि इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पारुल, बता दीजिए, जब विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी की जब कह रहे हो कि थाने के अंदर एक विधायक को पीटा जाता है, उसके बाद में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, तो योगी सरकार कहते हैं कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, तो कहाँ किसकी बात को माना जाए। जब पीड़ित पीट रहा है जिस तरीके से, उसको एक नहीं दो दरोगा एक थानाध्यक्ष मारता है। और सबसे बड़ी बात जो अगर हम करें गोंडा की, अलीगढ़ के जो इंगलास के विधायक है राजकुमार सहयोगी किसी एक सामाजिक समस्या को लेकर थाने में पहुंचते हैं और गोंडा वहां पहुंचे कि टीम द्वारा उनके साथ कपड़े भी फाड़ दिए जाएं। इस बात की जानकारी मिलने पर अलीगढ़ के सांसद भी मौके पर पहुंचते हैं, लोगों ने थाने का घेराव भी किया है और वहां के मार्केट को बंद करा दिया, विरोध प्रदर्शन किया गया, पुलिस के द्वारा किए गए कृत्य को विरुद्ध आम जनता में आक्रोश है, जिसके तहत सांसद ने भी ऐलान कर दिया कि जब तक इन लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। पर जिस तरीके से देखा जाए पारुल, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अगर बात करें, योगी सरकार कितना ही अपना ढिढोरा पीटे, कितना भी बैंड बाजे बजा के कहे कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, पर ये तस्वीर बयां करती है एक थाना अध्यक्ष को जिस तरीके। राजू, लेकिन साफ समझ में आता है ऐसी घटनाओं से कि सिस्टम संभल नहीं रहा। सिस्टम जो तंत्र है वो मीटिंग्स में ही गेम खेलते हुए नजर आते हैं। पुलिस किसी पर भी डंडे चला रही है, किसी पर भी पिटाई लगा रही है, तो ऐसे में जो दावे हैं वो खोखले ही हैं। तो सवाल ये भी कि क्या योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा। बहरहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए एक बार फिर मध्य प्रदेश लिए चलते हैं आपको, जहां गांव के विकास का दम भरने वालों के लिए खबर है। अनूपपुर जिले से एक शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। गरीबी और प्रशासनिक उदासीनता की ये तस्वीर जो सरकार और प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल रही है। ग्रामीण एक महिला मरीज को खटिया पर लाद कर ले जा रहे हैं। ये तस्वीर जैथरी के ग्राम पंचायत डोंगरा टोला की है। एक तरफ देश आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर दिल को झकझोर रही है। आजादी के 74 साल बाद भी गाँव में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। प्रदेश में डोंगरा टोली जैसी कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची। प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहूलाल सिंह के विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर सभी को शर्मसार करती है। ग्राम पंचायत डोंगरा टोला के पौंडापानी गांव में आजादी के 7 दशक बाद भी बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ के ग्रामीण कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों को आज तक सुविधाएं नहीं मिली, जिसके कारण ग्रामीण मरीजों को खटिया पर लादकर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। बस जिम्मेदारों से एक ही सवाल, आखिर कब होगा गांव का विकास और आखिर कब तक मिलेंगी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं। मेरा माँ का हार्ट का बीमारी थे तो उसका तबीयत जो है खराब हुई थी सर। वहाँ रोड है ही नहीं है। रोड न होने के कारण फिर हमको फिर खटिया व्यवस्था करके हम सर उसको निकाले। उसको मर जाना उस गांव में अच्छी है, बाकी जो कांदू होने बाद में जो है तो उसको निकालना उसको बड़ा कठिन है। आप जाकर वहाँ खुद सुते जो हैं तो वहाँ जाकर खुद आप देखिए कि क्या स्थिति में सच में है कि क्या ये झूठ है। सब
पत्रा पोथी जो छापते हैं तो का सही में है कि झूठा है कि सच में है, तो उसको जाके आप खुद गौर से जाके देखिए उस गांव को। रोड और लाइट की समस्या सबसे हम उसको मानो खटिया में लाद के और 2 किलो 3 किलोमीटर रोड के, हमारे यहाँ से रोड दूर है, वहाँ उसको वहाँ ले गए। रोड के हमको बड़ी समस्या है, एक नाला है, फिर गली में मैर मिट्टी है, उसमें आदमी नहीं चल पाते हैं खाली, तो हम मरीज को लेकर वहाँ गए, फिर वहाँ से फिर लेके साधन परिहार के पास में दवाई उसका करवाई। यहाँ नहीं आते हैं, बॉडीगार्ड भेजते हैं, सिफारश वालों के भेजते हैं कि वोट देना है उसको, तुम्हारा रोड बनेगा, ऐसा बनेगा। काम हो जाने के बाद में फिर कहाँ वोट कहाँ रोड। ये मामला मेरे संज्ञान में करीब 9-10 बजे आया है और उसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय का ये आदेश हुआ है कि मैं जा कर के देखूँ, क्योंकि आज सुबह मेरे संज्ञान में आया है और मैं इसको आज देख के अपनी टेक्निकल टीम, मेरे एई, सब इंजीनियर और सचिव सब लोग मेरे साथ में हैं और हम जाके देखते हैं और जो जनता की सुविधा के हिसाब से जितना अच्छी से अच्छी हो सकेगी हम वो व्यवस्था करेंगे। तो 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है देश, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह ऐसी हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास को तरस रहे हैं। सड़कें नहीं हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। और अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं जिस क्षेत्र के अनूपपुर जिले के पोंडापानी गांव की, सवाल ये कि मंत्री जी का क्षेत्र है बिसाहू लाल जी का, लेकिन बावजूद इसके 74 साल की वर्षगांठ हम मना रहे हैं। सालों से ये हालात ऐसे ही जस के तस बने हुए, एक सड़क नहीं मिली लोगों को, बाकी सब छोड़िए। नियामुद्दीन संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नियामुद्दीन, आप रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे, पहुंच कैसे पाए पहले ये बताइए? सड़क तो थी नहीं, आप कैसे पहुंच पाए वहां तक? कितनी परेशानियों का सामना किया आपने? पारुल, बता दूं, जब हमारी टीम वहां पे पहुंची तो एक तो वहां पे सड़कें नहीं थी, पूरे सड़कों पे पानी भरा हुआ था, मतलब मिट्टियां, मतलब उसमें चल नहीं सकते थे, बड़ी मुश्किलों से हम उस पानी पूरा गांव पहुंचे। जो बता दूं कि अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत जयतहरी के ग्राम पंचायत डोंगरा टोला, ये आजादी के बाद हमने जब लोगों से यहाँ से बात की और जाना उनसे, तो बताया कि नेता आते हैं चुनाव के समय में और चुनाव के समय वोट मांगते हैं, और उसके बाद जब हम हमसे अपने विकास की बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र में सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली नहीं है, वो आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा झांकने नहीं आते हैं। दूसरी बात और बता दूं पारुल आपको कि 1.5 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वहाँ के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था और जिला प्रशासन की टीम वहाँ मौके पे पहुंची। उसके बाद उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि सड़क हम तत्काल आपकी बना देंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई वहाँ पे झांकने नहीं गया, उनकी समस्या को देखने नहीं गया। नियामुद्दीन, यहाँ मरीजों को खाट पर ले जाया जाता है, इस तरह की भी तस्वीरें निकली? जी, आप विजुअल पे देख रही हैं, उस पे सामने दिख रहा है कि खटिया पे 4 लोग इसको रस्सी पे बांध के चारपाई पे वो मरीज लेटी हुई है और जिसको वो पैदल लेके जा रहे हैं मेन सड़क तक, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल से करीब 2 किलोमीटर तक वो पैदल ही लेके जाते हैं उनको, मरीजों को। शर्मसार करने वाली ये तस्वीर है, क्योंकि जब हम बात सरकार की करें तो सरकार की तरफ से बार बार ये दुहाई दी जाती है कि करोड़ों हजारों किलोमीटर तक का सड़कों का जाल बिछाया, लेकिन बावजूद इसके वो जाल यहाँ क्यों नहीं पहुँच पाता, ऐसे गांव तक क्यों नहीं पहुँच पाता जहाँ सबसे ज़्यादा विकास की ज़रूरत है। गांव को शहर से जोड़ने की योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, लेकिन वो यहाँ फ्लॉप शो साबित होती हुई दिखाई दे रही है। आगे जो आश्वासन मिले ना नियामुद्दीन, उस पर नजर बनाइएगा कब तक पूरे होते हैं, क्योंकि आश्वासन तो कई बार बेचारे इन गाँव वालों को मिलते हैं, पूरे नहीं होते हैं। सवाल ये है, और पूरे कौन करेगा, आइए जरा ये भी देख लिया जाए। चलिए, शुक्रिया नियामुद्दीन। कोरोना काल में इंदौर के अंदर नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी इन दिनों खूब सुर्खियों में है। पिछले दिनों एक गरीब बच्चे का अंडे का ठेला पलट दिया, सुर्खियों में आ गए। इंदौर नगर निगम के अमले ने एक बार फिर ऐसा ही एक कारनामा कर दिखाया है। निगम कर्मचारी एक गरीब की भेड़ बकरियां गाड़ी में भर कर ले गए। गरीब बेचारा निगम कर्मचारियों के सामने लाख मिन्नतें करता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। गरीब भेड़ चरवाहे की ये गलती सिर्फ इतनी महज थी कि वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर घास चराने के लिए बाहर आ गया। कोरोना काल में निगम कर्मचारी लोगों को मास्क लगाने की समझाइश तो दे रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के चेहरे पर मास्क नहीं नजर आया। दरअसल बीते दिनों भी इंदौर के पिपलियाहाना थाना क्षेत्र में निगम कर्मचारियों ने एक बच्चे का अंडे का ठेला पलटा था, जिसको लेकर जमकर राजनीति हुई। नगर निगम कर्मचारियों की बड़ी किरकिरी हुई। उसके बाद निगम कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। फिर एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जो नगर निगम कर्मचारियों द्वारा आम जनता को परेशान करने जैसी है।
आज का बात नहीं है। अरे आज का बात नहीं है। ओ मालिक, ओ गुरु, आज ओ मालिक, ओ काका, अरे आज का बात नहीं है। आज का बात नहीं है। अरे आज का बात नहीं है। तो तस्वीर आपने देख ली, खबर भी आप समझ ही गए होंगे। निगम कर्मचारियों की ये पीली गाड़ी। संजय सेंगर संवाददाता फोन लाइन पर इंदौर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय, तस्वीरें साफ बताती हैं निगम कर्मचारी भेड़ बकरियों को चराने वाले को भी परेशान कर रहे हैं। पहले अंडे का ठेला, भेड़ बकरियां, क्या प्रेम है इन तमाम लोगों की परेशानियों से? उन्हें ठीक तो कर नहीं सकते, लेकिन जो परेशान हो रहे हैं उन्हें और परेशान किया जा रहा है। ये निगम के जो नीचे के कर्मचारी है पारुल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह शहर के अंदर बदतमीजी करते हैं। इनको मिले हुए आदेश का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्या निचले स्तर के लोग हैं। साथ ही साथ क्या है कि इनको फील्ड के अंदर जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, अगर कोई रेडी ठेला वाला होता है वो उसको छीन के ले जाते हैं, सब्जी वालों को सब्जी छीन के ले जाते हैं। इस तरह का आतंक मचा के रखा है। कई बार निगम से भी शिकायत करी, कलेक्टर से भी शिकायत करी कि इनकी जातियों से बचाया जाए, लेकिन उसके बावजूद वो बाज नहीं आ रहे हैं। फारूक, तो आखिर क्या वजह है, क्यों इतना बेफिक्र हो के, बेखौफ हो के गुंडागर्दी करते हुए निगम कर्मचारी नजर आ रहे हैं? उनको किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं? वो वजह एक बात रही है कि जैसे कि आपने देखा कि वो उसकी बकरियां उठा के ले गए। हाँ। ये उठाकर बेच देते हैं। क्या इसी तरह का आतंक उनकी मटनों की दुकान पर भी रहता है कि जहाँ पर बकरे टंगे होते हैं, कई बार वो बकरों को छीन के ले जाते हैं कि आपने यहाँ पे बकरे काटे, ये काटना मना है। यानी संजय, सामान की जब्ती भी होती है और उसकी बेच भी दिया जाता है उसको। नहीं, वो कहते हैं कि सामान की जब्ती करके हम इसको नष्ट कर देंगे, लेकिन वो उसको कहीं न कहीं बेच देते हैं, उसका दूसरा इस्तेमाल करते हैं। और ये खेल कब से चल रहा है संजय? किसी को जानकारी नहीं इसके बारे में? ये जब से ये कोरोना आया है तब से उनकी जातियां जबरदस्त तरीके से बढ़ गई हैं। यानी कोरोना ने फायदा तो इन निगम कर्मचारियों को दे दिया है। महापौर मैडम कुछ नहीं बोलती? उनके तक जाती है तो वो ये एक ही बात कहती कि मैं इनको दिखवा रही हूँ, इंक्वायरी करवा रही हूँ। क्या इसी तरह के जवाब उनके होते हैं। कुछ नहीं लेना चाहना, कुछ नहीं, आम जनता परेशान हो रही है। ढिलाई वाला जो रवैया है और लापरवाही वाला जो रवैया है लोगों का, और खासतौर पर जिम्मेदारों का, वो इंदौर के कई गरीबों को लील लेगा, कई उनकी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा देगा। बिल्कुल सही कहा पारुल, क्योंकि जब तक ये जिम्मेदार लोग अगर मिलकर अगर कोई सही तरीके से निर्णय नहीं लेते, तब तक इनकी इस तरह की दादागिरी, गुंडागर्दी इसी तरह की चलती रहेगी। कई बार निगम को शिकायत करी है, कई निगम आयुक्त के, कलेक्टर को भी शिकायत करी है। उन्होंने भी दिखवाने का बोला कि हम दिखवाते हैं, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके हो रहा है। संजय, डेप्थ क्या है? डेप्थ क्या है? आपके सोर्सेस क्या बताते हैं? कौन आखिर इतना बड़ा बैठा हुआ है सरपरस्त इनका, जिनका हाथ इनके सर पर है? किसके, कौन सा वो नाम सामने है? बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और? पारुल, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम में ज्यादातर नियुक्तियां जो है राजनीतिक नियुक्तियां होती है। जितने भी कर्मचारी किसी न किसी नेता के, किसी न किसी दादा पहलवान के लोग हैं, इसलिए वो किसी से नहीं डरते, ना अधिकारियों से डरते और ना ही इंदौर शहर की जनता से डरते, क्योंकि उनको नेताओं का वरद हस्त रहता है। इस कारण क्या है कि अटक बचा देते पूरे शहर के अंदर। पारुल, चलिए संजय, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पहले निगम कर्मचारी भेड़ बकरियों को जब्त करते हैं, दुकानों पर भी अगर कहीं बेचने की शॉप होती है वहां से उठाते हैं, उसे भी बेच देते हैं। तो इंदौर में कुछ ये खेल चल रहा है निगम कर्मचारियों का। वसूलते हैं, जब्ती करते हैं और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। कोरोना काल में अच्छे दिन तो इन निगम कर्मचारियों के आ गए हैं, फिर चाहे महापौर को कंप्लेन कीजिए या किसी और नेता को, सुनवाई तब भी नहीं होनी है। इस खबर को दिखाने के बाद देखते हैं कितना लोग सुन पाते हैं, या फिर जस के तस हालात होंगे, सुनेगा कोई नहीं और पिसेगी आम जनता, इंदौर वासी। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।